कि एक्चुअली अगर आप देखोगे कोई भी 3 बॉडी सिस्टम आप ले लो, अगर वो सर्टेन कंडीशंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मीट नहीं करता तो आप चाहे कितने भी फॉर्मूले लगा लो, अ 3 बॉडी सिस्टम कैन नेवर स्टेबलाइज, नेवर। बिल्कुल। और इस पे बहुत डिबेट्स होने लगी थी, और वही होता है कि क्या रहता है कि कई बार ना ये चीजें पेपर पेन पर लिख दी जाती हैं, लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं होती, हमारे पास तरीके नहीं रहते कि हम स्पेस में देख पाए, ऐसी चीजें पढ़ पाए, समझ पाए। तो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज केओस थ्योरी, कि अगर 3 बॉडी सिस्टम ही स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है तो हमारा सोलर सिस्टम, जहां उस टाइम पे तो प्लूटो को भी प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, दैट हैज 9 प्लैनेट्स एंड 1 स्टार, 10 बॉडीज प्लस आसपास की गैलेक्सीज, दूसरे स्टार सिस्टम्स, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, क्या हम इवेंचुअली कोलैप्स कर जाएंगे? तो फिर इन सब चीजों का मतलब क्या है? फिर 1900s में हमने पढ़ा कि आइंस्टाइन केम अप विद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम कर्वेचर। अब ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो गई, लेकिन थैंकफुली तब तक आगे थे कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से हम ये कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले उसमें कहा था कि जब तक आप कुछ सेट लिमिट बता दीजिए एक मशीन को, वो आपको कैलकुलेट करके पॉसिबिलिटीज बता सकती है। तो कई सारे मैथमेटिकल सिमुलेशंस करने के बाद भी हमें ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली हमारा सोलर सिस्टम स्टेबल नहीं है, कोई भी 3 बॉडी प्रॉब्लम स्टेबल नहीं है। सबसे पहले ये 3 बॉडी सिर्फ स्टार्ट है केओस का। ये समझ के देखो कि अगर सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट दुनिया में है, उसके बावजूद भी वो स्टेबल नहीं। तो जो ये यूनिवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है इसमें, जिसमें इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, उसको हटा दो, पहले सिर्फ ऑब्जेक्ट पे लेके आते हैं। उनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस पहले फोर्स मानते थे न्यूटन भाई के हिसाब से, आइंस्टाइन भाई ने उसको कर्व बना दिया, स्पेस टाइम कर्वेचर, उसमें और सारे वेरिएबल्स ऐड हो गए। वहां से ये आता है कि 3 बॉडी तो स्टेबल नहीं थी, 3 बॉडी के हमारे पास मैथमेटिकल चीजें नहीं थी, तो इतने बिलियंस ऑफ चीजों के पास क्या होगी? तो इवेंचुअली क्या हुआ कि केओस थ्योरी क्या कहती है कि दुनिया जो है ना वो केओटिक ही है, ये संसार का नियति है कि उलझ के खत्म हो जाएगी। इस बात को गहराई से समझो। ये फिलोसफिकल लोग मुझे बहुत भी बोलते हैं यार तुम साइंस को फिलोसफी डाल दो, दिस इज फिलोसफिकल ना साइंस। अगर हम पीएचडी पे जाते हैं तो पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है डॉक्टर साहब? फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। देखो अब मैं आपको एक डरावने वाली चीज बताता हूँ, सोच के देखिए। ये हम सबको पता है फैक्ट कि मून जा रहा है अर्थ से दूर है। अबे सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल है। मून कब मून जो है अर्थ से दूर जाता है, उसका बहुत सिंपल मैं वो फिजिक्स से उसकी समझाता हूँ। होता क्या है, अर्थ पे है पानी, मून पानी को अट्रैक्ट करता है तो पानी खिंचता है, टाइडल इफेक्ट जो आता है। अब अर्थ नीचे से रोटेट कर रही है, अब पानी थोड़ा विस्कस है तो अर्थ की रोटेशन चेंज हो रही है। इवेंचुअली ये कह लीजिए सिंपल टर्म्स में कि मून की वजह से ये अर्थ की जो रोटेशन एंगुलर मोमेंटम है वो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि मून और अर्थ को अगर मैं क्लोज सिस्टम मानूं तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ क्लोज सिस्टम जो है वो कंजर्व रहता है। मैं बहुत साइंटिफिक टर्म्स में जा सकता हूँ क्योंकि भौतिकी आती है, लेकिन सिंपल बता रहा हूँ कि अर्थ की एनर्जी जो है, टेक्निकल एनर्जी जो है वो मून में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होने का मतलब क्या? स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। आप धागे को पत्थर से बांधिए और घुमाइए, जितनी तेज घुमाएंगे आप देखेंगे आप उसका डिस्टेंस बड़ा कर सकते हैं। इवेंचुअली अगर मून का स्पीड बढ़ जाएगा तो वो रेडियस ज्यादा लंबा एक्वायर कर लेगा, तो मून जा रहा है अर्थ से दूर। अब इसका मतलब देखिए, मैं बताया मरकरी का 1% चेंज हुआ था, सोलर सिस्टम मिल गया। ये तो साबित बात है, मरकरी का 1% चेंज करने का मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था। ये तो साबित है कि मून निकल रहा है अर्थ से दूर। उसका भी इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट जो बोल रहे हो, वो इवेंचुअली ऐसा है कि सोलर सिस्टम कोलैप्स करना ही है। ये सो कॉल्ड सोलर सिस्टम का अंत केओटिक थ्योरी कहती है होना ही है, क्योंकि यूनिवर्स केओस में ही है। वी एग्जिस्ट इन अ स्टेबल फेज ऑफ दिस केओटिक यूनिवर्स। ये यहाँ पे जाके केओस की थ्योरी कहती है। दिस इज ऑल अबाउट केओस थ्योरी।